चलो डन, हम फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा, हम लास्ट क्लास में कर रहे थे ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अच्छा देखो, एक अप्रोच आप सब रखोगे, ज़्यादा सारी चीज़ आप याद नहीं कर सकते और वो करने का पॉसिबल भी नहीं होगा, करनी भी नहीं चाहिए। तो एक आदत बनाते हैं कि हम लोग कीवर्ड्स लिखते जाना। मैं कोशिश करूंगा आपको जहां भी लगेगा इम्पोर्टेंट कीवर्ड, वो खाली हम नोट करेंगे, उसके आगे बढ़ते जाएंगे। क्योंकि इनमें से कई चीज़ें अगर आप पूरी गहराई से समझने की कोशिश करोगे, याद करने की कोशिश करोगे, तो शायद ना हो पाए। हमने गोल्डन राइस पढ़ा था, ठीक है। हमने कौन सा राइस, फोर्टिफाइड राइस पढ़ा था पिछली क्लास में। हमने पढ़ा था जो IRRI इंस्टीट्यूट है, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि फिलीपींस में है, उसके बारे में पढ़ा था। जो आखिरी चीज़ें हमने पढ़ी थी। अब हम स्पेस टेक्नोलॉजी की बात कर लेते हैं, स्पेस टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ लेते हैं। इसमें जो पढ़ने लायक चीज़ है वो है एक गगनयान नाम का प्रोजेक्ट है हमारा, आप सबको पता है। ठीक है, ये गगनयान नाम का प्रोजेक्ट हमारा फर्स्ट फेज में फेल हुआ था, गगनयान 2 फेल नहीं, वो नहीं सही सक्सेसफुल हो पाया था, तो इसलिए इसको यहाँ से आगे बढ़ते हैं। सर स्क्रीन शेयर कर दीजिए। स्क्रीन आ गई? जी सर। अच्छा, हमारा गगनयान प्रोजेक्ट था, उसके अंदर क्या क्या था वो सब मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप सबको पता है। जिस पर चलना है, गगनयान का उद्देश्य क्या है? सर ह्यूमन स्पेस फ्लाइट था। गगनयान, हाँ गगनयान, ठीक है। उसका अभी का स्टेटस क्या है? आज की तारीख में क्या उसकी स्थिति है, कहाँ तक बढ़े हैं? सर इसके लिए जो मेंबर्स जो हम भेजेंगे सर, वो सिलेक्ट हो चुके हैं और उनकी ट्रेनिंग चल रही है एक्चुअली में। कहाँ पर चल और रही है? रशिया में सर रशिया में। कौन, कोई नाम पता है कि कौन कौन लोग सेलेक्ट हुए हैं? सर एयरफोर्स के हैं। एयरफोर्स के हैं। कौन को, अच्छा, और कौन कौन एजेंसी इस प्रोजेक्ट में काम कर रही है, गगनयान प्रोजेक्ट में? सर आई थिंक फ्रांस की भी कर रही है, फ्रांस की स्पेस है, एजेंसी। जी CNS सर। इसरो तो अपनी कर ही रही है, ठीक है। और भारत कौन से नंबर का देश बन जाएगा? चौथा देश बन जाएगा अगर भेज पाया तो, USSR, USA और चाइना के बाद में, ठीक है। इसके लिए जो ये जो मैं गोला कर रहा हूँ ना, ये जैसे एक, चौथा, ये केवल 1 2 3 इनको याद करना, बाकी सब छोड़ देते हैं, ठीक है ना। ये मतलब हम लोग एक अपनी स्ट्रेटेजी बना लेते हैं, जिससे हम फोकस ये कर पाएंगे भाई हमारे लिए क्या ज़रूरत है, कौन से ऑर्बिट में इसको भेजा जाएगा, लो अर्थ ऑर्बिट में। तो इसको याद कर लेते हैं, 300 से 400 किलोमीटर की दूरी पर उनको भेजा जाएगा, और बाकी सब इसमें छोड़ देते हैं। व्योमित्रा, ये क्या चीज़ है? सर ये वो रोबोट है एक टाइप का, जो उनको हेल्प करेगा, असिस्ट करेगा। ओके, वेरी गुड। व्योम का मतलब स्पेस, मित्र मित्र, रोबोटिक सिस्टम है, इसको हाफ ह्यूमनॉइड भी बोलते हैं। इस टर्म को याद कर लेते हैं। रोबोट और, अच्छा, रोबोट और ह्यूमनॉइड, हाफ ह्यूमनॉइड में क्या फर्क है? ह्यूमनॉइड टेक्नोलॉजी की बात चल रही है आज के लिए, क्या होती है? सर आई थिंक मशीन्स का ह्यूमनाइजेशन बेस्ड ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मशीन और सर मशीन्स का ह्यूमनाइजेशन करते हैं सर, जैसे ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो उन्हें डिसीजन मेकिंग एबिलिटी प्रोवाइड करती है। नहीं, वो अलग चीज होगी, वो मशीन लर्निंग या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होगी। हाफ जी सर। ह्यूमनॉइड का मतलब है
कि हम इंसान और मशीन को जोड़ दें। अभी तक मशीनें जो है मशीनों के उसमें कर रही हैं, इंसान अपने इंटरफेस में। पर क्या ऐसा हम एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में मेमोरी ट्रांसफर कर सकते हैं, मोबाइल में ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है, लैपटॉप डेस्कटॉप में कर सकते हैं, पर क्या वो मेमोरी हम इंसान के दिमाग में ट्रांसफर कर सकते हैं? अगर कर देंगे, इस पर ऑलरेडी वो इलॉन मस्क, ठीक है, वो ऑलरेडी इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है, तो हम इंसान के अंदर, या इंसान मतलब कोई भी जीव, नॉट एग्जैक्टली इंसान, किसी जीव में, बंदर पर वो कुछ एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं और उसमें सक्सेसफुल भी हुआ है, तो चिप लगाकर मेमोरी, इंटेलिजेंस, प्रोसेसिंग पावर वो बढ़ाई जा सकती है। और खाली हम दिमाग की बात नहीं कर सकते, और भी एरियाज हो सकते हैं, जैसे ह्यूमनॉइड आर्म, हमने एक रोबोटिक आर्म लगा दी इंसान का, ये भी न्यूज में था। अभी के समय में तो खैर जैसे जो लोगों को किसी कारण से पैरालिसिस है या वीकनेस है उसके लिए कर रहे हैं, पर इसका यूज फर्दर एक्शन के लिए हो सकता है। हम एक इंसान को चाहते हैं कि वो 100 किलो वजन उठा ले, उठा सकता है? रोबोट उठा सकता है? कोई मशीन? तो हम इंसान के अंदर ऐसी चीज ऐड कर दे जिससे कि वो रोबोटिक कैपेसिटी एक्वायर कर ले, तो ऐसे सिस्टम को हम ह्यूमनॉइड, हाफ ह्यूमनॉइड कहते हैं। अच्छा, ये ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर, ये सब छोड़ देते हैं, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, यूआर राव सैटेलाइट सेंटर, ये आप सबको पता होने चाहिए। जितने भी ये संस्थान हैं, वो संस्थान कहाँ पर हैं, क्या काम करते हैं, ये आपको जनरली पता होना चाहिए, तभी इनका रिलेवेंस है, ठीक है। विक्रम साराभाई सेंटर कहाँ है, अगर किसी को नहीं पता तो याद कर लो। किस काम पर, ये किसके लिए काम करता है, ये मत करना कि स्पेस टेक्नोलॉजी के लिए। स्पेस टेक्नोलॉजी में क्या काम करता है, यूआर राव सैटेलाइट सेंटर ये कहाँ पर है, ये क्या काम करता है? तो ये इसरो ने ह्यूमन HSXC चलकेरी कर्नाटका में प्रपोज किया है बनाना, जो कि ह्यूमन स्पेस फैसिलिटेशन या फ्लाइट सेंटर जो भी होगा वो बनेगा। ये हमारे इसरो की कहानी छोटी सी, मतलब कैसे कैसे पहले PSLV थे, PSLV क्या होते हैं और GSLV क्या होते हैं, इन जनरल बता दो। व्हाट इज PSLV सैटेलाइट एंड व्हाट इज GSLV सैटेलाइट? बताओ भाई, जल्दी बताओ, आंसर फटाफट करके। लॉन्च व्हीकल्स है ना? हाँ सॉरी, सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, मैंने गलत शब्द यूज किया। PSLV क्या है और GSLV, दोनों में अंतर क्या है? फुल फॉर्म ही पढ़ दो यार। नहीं, क्या बात। PSLV इज पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल को हमें भेजने के लिए ज़्यादा ऊंचाई की जरूरत नहीं होती, केवल 600 से 900 किलोमीटर ऊपर इसको भेजना है। दूसरा होता है जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। अगर आप लोगों को इसका कंसेप्ट नहीं पता तो मैं बता देता हूँ, वैसे मुझे ऐसा लगा था कि मैंने शायद बताया होगा, मैं ये मान लेता हूँ कि शायद मैंने नहीं बताया, तो आपको नहीं पता। देखो, ये हमारा, मान लो यहाँ पर हमारा भारत देश है, ये अर्थ है हमारी, और ये अर्थ घूम रही है, गोल गोल घूमती है, ठीक है, और ये हमारा भारत है। हमने, भारत ने एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च किया और वो यहाँ पर पहुँच गया, अब वो यहाँ से सिग्नल भेज रहा है और सिग्नल उसे मिल रहे हैं, बढ़िया काम चल रहा है। पर क्या होगा, थोड़ी देर बाद हमारा जो भारत है वो घूम के यहाँ आ गया, और ये सैटेलाइट, वैसे सैटेलाइट आगे चला जाता है बेसिकली, मान लो ये सैटेलाइट यहाँ पहुँच गया। अब ये जो सैटेलाइट वो सिग्नल आएंगे, भेजेगा, ये भारत को नहीं मिलेंगे, किसी दूसरी जगह पे जा रहे हैं जो हमारा ऑब्जेक्टिव नहीं है। पर ये
ये तरीके का एक सैटेलाइट होता है जिसे हम बोलते हैं जियो सिंक्रोनस। जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट क्या होता है, वो अर्थ की रोटेशनल स्पीड के साथ साथ घूमता है। जितनी जितनी अर्थ घूमेगी, मान लो भारत घूम के यहाँ आया तो ये सैटेलाइट यहाँ आ जाएगा, भारत घूम के यहाँ आया तो ये यहाँ आ जाएगा, तो बिल्कुल भारत के ऊपर ही रहेगा, तो ये कम्युनिकेट कर सकता है। ठीक है, तो इसकी जो रोटेशनल स्पीड होती है, इसीलिए इसको बोलते हैं जियो सिंक्रोनस। सिंक्रोनस मतलब जो साथ साथ चलता है, सिंक है, हम कहते हैं ना सिंक कर लो, ये मेरा इसके साथ अच्छे से सिंक हो गया है। सिंक होने का मतलब हम लोग आम भाषा में यूज करते हैं कि मेरी उसके साथ लय बैठी हुई है। तो जो सैटेलाइट अर्थ के साथ लय बना के चलता है वो सैटेलाइट कहलाता है जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट। पर इसकी एक समस्या भी है, किसी भी सैटेलाइट को जियो सिंक्रोनस होने के लिए इतनी ऊंचाई पे भेजना ज्यादा जरूरी होता है, 36,000 किलोमीटर, जबकि जो पोलर सैटेलाइट होता है वो इससे 50 गुना लगभग कम हाइट पर, 50 टाइम्स लेसर हाइट पे जा सकता है। अब कोई चीज 50 गुना ज्यादा दूर भेजनी, स्पेस में भेजनी मुश्किल काम हो जाता है, तो इसलिए पीएसएलवी सैटेलाइट हमारे रिलेटिवली इजी होते हैं बनाने के लिए, इनके इंजन आसान होते हैं, और इनकी जो वेट होता है, जो ये पेलोड कैपेसिटी, व्हाट इज पेलोड, मिसाइल टेक्नोलॉजी और रॉकेट टेक्नोलॉजी में ये शब्द इस्तेमाल होता है, पेलोड। पेलोड का मतलब सर वो जो रॉकेट कितने पे रख वजन के का वो ले जा सामान जो सकता लेके है। जाएंगे। कितना सामान ले जाने की कैपेसिटी है। जैसे एक गाड़ी होती है तो गाड़ी के अंदर ये तय होता है भाई ये 5 आदमी को ढो सकती है, या मान लो 500 किलो का वजन ये ढो सकती है। अब उसमें सोचे 2000 किलो या 20 आदमी बैठा दे किसी गाड़ी में, तो गाड़ी क्या होगी, वो तो गाड़ी बैठ जाएगी। गाड़ी में आप 5 आदमी के लिए जगह है 6 बैठ जाओ, चल जाएगी, शायद 7 में भी रोते धोते चल जाएगी, पर अगर आप 20 बैठा दोगे तो वो बैठ जाएगी। ऐसे ही हर टेक्नोलॉजी का, जो ये स्पेस टेक्नोलॉजी के हमारे सैटेलाइट व्हीकल्स हैं, यहाँ पर जो पेलोड टेक्नोलॉजी, पेलोड होता है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो पीएसएलवी में हमारा पेलोड ज़्यादा होता है जीएसएलवी, क्योंकि इसमें इसे लंबा सफ़र करना है, 50 गुना लंबा सफ़र करना है, इसलिए ये सैटेलाइट जो है कम पेलोड के होते हैं, और ये टेक्नोलॉजी एडवांस टेक्नोलॉजी होती है। और इस जो वो ऑर्बिट होता है, जो ऑर्बिट मैंने बताया था, जो अर्थ के साथ साथ घूमता है, इसको बोलते हैं जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट। तो अगर आपको सवाल आए कि व्हाट इज द हाइट रिक्वायर्ड फॉर जीटीओ, तो हमें लिखना होगा 36,000 किलोमीटर। अब ये हमारे जीएसएलवी के अलग अलग वर्जन है, मैक 2, मैक 3, जितनी ज़्यादा इनकी पावर और पेलोड कैपेसिटी है उतने इनके वर्जन अपग्रेड हो गए हैं। तो हम ह्यूमन स्पेस फ्लाइट के लिए कौन सा यूज करेंगे? MK3। मैक 3। इसको हम यूज करेंगे अपने स्पेस कार्यक्रम को पूरा करने के लिए। स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। स्मॉल सैटेलाइट बेसिकली छोटे छोटे सैटेलाइट्स के अपने उपयोग हैं। हमें बड़े सैटेलाइट तो चाहिए ही होते हैं, और साथ साथ हमें छोटे छोटे सैटेलाइट का अपना फायदा है, और हम सैटेलाइट को भेजने का बिजनेस भी कर सकते हैं, व्यापार भी कर सकते हैं। कर सकते हैं यस सर। जी कैसे? सर। दूसरे देशों को अगर मान लो अपने सैटेलाइट भेजने हैं, किसी देश है बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, उनके पास नहीं है, हम उनको कह सकते हैं ठीक है हम भेज देंगे अपना सैटेलाइट, हमें इतने पैसे दे दो, तो हमारे लिए बिजनेस भी बन गया। अच्छा, कोई प्राइवेट कंपनी हो सकती है माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, या कोई भी सरकारी गैर सरकारी संस्था चाहती है कि उसका एक सैटेलाइट रहे किसी कारण से, तो हम उसको ले जा सकते हैं। तो ऐसे सैटेलाइट को लॉन्च करने के बिजनेस में भी हम लोग
आ गए हैं, इंडिया आ गया है। पहले हम दूसरे देशों पे डिपेंड रहते थे, अब हमारा अपने आर्म है, अपना सिस्टम हमने बना लिया है। क्या क्या सिस्टम है, क्या क्या नाम है उसका? एक एंट्रिक्स है। हाँ, वेरी गुड, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। बिल्कुल, ये दो है। ये दो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ठीक है, एंट्रिक्स है और न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड है। दोनों का काम क्या क्या है वो अभी मुझे नहीं ध्यान, पर ये दोनों इसी कॉमर्शियल काम को इसी जो काम हमारा पहले नेशनल इंटरेस्ट में था कि हम स्पेस टेक्नोलॉजी को, चाहे सैटेलाइट लॉन्चिंग टेक्नोलॉजी हो या हमारे ऑलरेडी जो सैटेलाइट घूम रहे हैं उनकी सर्विसेज को प्रोवाइड करना, इस तरीके के काम करने के लिए ये कॉमर्शियल आर्म है एंट्रिक्स एंड न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। वाणिज्य मतलब इसको कैपिटलाइज करने। चंद्रयान 2 ऑलरेडी फेल हो चुका है और पिछले साल की बात है, तो इस पर ज़्यादा कुछ चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। अब जो ज़रूरत है बात करने की वो है चंद्रयान 3 पर। ठीक है, हम लोग जो है जैसे हमने चंद्रयान 2 भेजा था, अब उसके बाद चंद्रयान 3 भेजेंगे। अगर हमें याद करना है, कुछ जानना है चंद्रयान 2 का, तो उसमें ये कि हमारी प्रायोरिटी क्या थी, कौन सी साइड उतरने की? हाँ, जो चंद्रमा का हमें एक ही पक्ष दिखता है, पता है आपको? आपने ध्यान से देखा हो चंद्रमा का हम वो एक ही तरीके का जो गड्ढे हैं वही दिखाई देते हैं हमें चंद्रमा की दूसरी साइड कभी दिखती नहीं है। क्यों नहीं दिखती? सर क्योंकि इसका रिवोल्यूशन और रोटेशन का जो स्पीड है सर वो सेम। तो ये बड़े अजीब सा, मतलब इत्तेफाक तो नहीं होगा, पर ये अजीब सी बात है कि जितनी स्पीड से रोटेट करता है और रिवॉल्व करता है वो लगभग बराबर है, जिसके कारण क्या होता है कि इसका एक ही पक्ष हमारे सामने रहता है और दूसरा पक्ष दूसरी साइड रहता है, वो हमें नहीं दिखता। और चंद्रमा का वो वाला साइड के बारे में हम कम जानते हैं, काफी कम जानते हैं, क्योंकि ये साइड तो हम देख सकते हैं, यहाँ से टेलीस्कोप लगाओ और चीजें लगा के हम देख सकते हैं, और वो साइड हम नहीं देख सकते, तो हमने उस साइड उतरने की कोशिश की थी। अब हम जो है जिस पे काम कर रहे हैं वो है चंद्रयान 3। इसका अप्रूवल हो गया है, लैंडर, रोवर और प्रोपल्शन मॉड्यूल। ये क्या होगा? लैंडर, रोवर, सर कौन लैंडर बताए? तो वो होता है जो लैंडर तो वो होता है जो लैंड करेगा सर, मतलब जहाँ पे हम भेज रहे हैं, बिल्कुल लाइक सही। मून पे। और रोवर वो होगा सर, वो व्हीकल होता है जो मतलब कि लैंड करने के बाद में उसके ऊपर मतलब मूव करेगा घूमेगा, ठीक है, सरफेस पे। बिल्कुल, जो रोमिंग करेगा बेसिकली। वहां पर कोई आदमी तो है नहीं, कोई और चीज नहीं है, हमने यहाँ से रॉकेट के द्वारा भेजा, एक जगह पे जाके वो गिर जाएगा, रुक जाएगा, तो जिस भी जगह पे वो गिर गया वहां पर पहुंचाने का काम इस लैंडर का है, जो उसको वहां पर उतार देगा, सक्सेसफुली लैंडिंग करा देगा। अब लैंडिंग के बाद एक छोटा सा मशीन, एक छोटा सा व्हीकल है ना, एक गाड़ी छोटी सी इसके साथ रखी गई है, जो गाड़ी घूम घूम के वो चंद्रमा के सरफेस पे घूमेगी। आप लोगों ने कई मूवीज में भी इस रोवर को देखा होगा, वीडियोस वगैरह में भी देखा होगा। तो वो रोवर घूम के सैंपल लेता है, फिर कम्युनिकेट करता है। स्पेक्ट्रोस्कोपी ये क्या चीज होती है? सर ये केमिस्ट्री की ब्रांचेस इसमें सर, वो मतलब उसके ऊपर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का इस्तेमाल करके उनकी प्रॉपर्टीज को डिस्कवर किया जाता है। स्पेक्ट्रोस्कोपी एक तरीके की इन्वेस्टिगेशन नहीं, मतलब एक तरीके की टेक्नोलॉजी है जिसके द्वारा हम किसी भी चीज के कॉम्पोजिशन को जान सकते हैं, केमिकल कॉम्पोजिशन को जान सकते हैं। ठीक बोल रहा हूँ? तो वो केमिकल कंपोजिशन से हमें ये पता चल जाएगा कि हमको ये तो पता चल गया हमारा वो यहाँ पहुँच गया है, अब वहाँ पानी है या नहीं है, वहाँ मिट्टी में कौन से अर्थ, रेयर अर्थ मेटल है, कोई मेटल है,
किस चीज से वहाँ का जो सरफेस है वो बना हुआ है, वो सब हमें कैसे पता चलेगा? यहाँ से कोई आदमी तो गया नहीं है, तो उसको जांचने के लिए एक मशीन भेजी जाती है, स्पेक्ट्रोस्कोप। उस स्पेक्ट्रोस्कोप में जैसे ही हम कोई सैंपल डालेंगे वो बता देगा कि इस सैंपल के अंदर में, इस मिट्टी के अंदर में ये चीज मौजूद है। तो वो पता करने के लिए हम स्पेक्ट्रोस्कोपी का सहायता लेते हैं। इमेजिंग इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोमीटर, ठीक है, इमेजिंग टेक्नोलॉजी है, इंफ्रारेड बेस्ड है। इंफ्रारेड और अल्ट्रावायलेट, हमारी जो हमारे साथी ना जानते हो, हमारी जो सूर्य की किरणें होती हैं, सन से जो हमारे पास लाइट आ रही है, उसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बोलते हैं। और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का एक बहुत छोटा हिस्सा है जो विजिबल होता है, जो विजिबल लाइट होती है, जो हमें दिख रही है, तो जो प्रकाश हमें दिखाई देता है, जिसके लिए हमारी आईज ट्रेंड है, जिसको देख सकती है, वो एक बहुत छोटा सा स्कोप होता है, छोटा सा रेंज होता है। और इसी के अंदर में हमें वो जो कलर दिखाई देते हैं, विव, वॉयलेट, इंडिगो, जो हमें प्रिज्म के द्वारा जो अलग अलग कलर या रेनबो में जो कलर दिखाई देते हैं, वो इसी विजिबल स्पेक्ट्रम, ये हमारी आंखों की कैपेसिटी होती है कि वो केवल इसको देख सकती है। परंतु जो सन की लाइट है, ये जो रेडिएशन है, ये दोनों तरफ मौजूद होती है। इस विजिबल लाइट के अलावा जो हमें दिखती नहीं है, वो हमें दिखेगी नहीं, वो हमारी आंख उसको देख नहीं सकती है, परंतु वो मौजूद रहती है। इधर होती है इंफ्रारेड और इधर होती है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। और भी रेडिएशंस होती हैं, तो दोनों साइड में इंफ्रा रेड से आगे जो चलती है, रेड से भी बड़ी होती है और हमारी आईज के लिए नॉट विजिबल होती है, और वायलेट से जो कम होती है उसको हम अल्ट्रावायलेट रेडिएशन कहते हैं। ये दोनों तरीके की रेडिएशन का हमारे शरीर पर एक प्रभाव होता है। अगर किसी को ना पता हो आप में से, तो आप नोट कर लेना, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, इंफ्रारेड रेडिएशन। इन रेडिएशन को समझना, थोड़ा सा डाइवर्स कर रहा हूँ मैं टॉपिक से, और मेरे ख्याल से जरूरी है जो बच्चे आर्ट्स बैकग्राउंड के लिए हैं उनके लिए। तो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन होता है, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन हमारे शरीर के लिए, हमारे डीएनए के लिए, हमने डीएनए पढ़ा था ना, हमने ऐसे वाला डबल हेलिकल डीएनए पढ़ा, जो ये डीएनए होता है, इसके लिए अल्ट्रावायलेट रेडिएशन खतरनाक हो सकती है। वो इसके स्ट्रक्चर को, डीएनए की फुल फॉर्म डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। ये डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, कितने बिलियन बेस पेयर्स हैं एक इंसान के शरीर में? 3 बिलियन बेस पेयर्स। कितने? 3 बिलियन सर। हाँ, 3.2 बिलियन टू बी प्रिसाइज। 3.2 बिलियन, बिलियन मतलब अरब, 3.2 अरब न्यूक्लियोटाइड है हमारे डीएनए, हमारे जो डीएनए जिसमें 23 क्रोमोसोम्स होते हैं, और कितने जीन्स होते हैं? 30,000 के आसपास, 27 से 30,000 के आसपास हमारे शरीर में जीन्स होते हैं। तो ये जो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन है, ये हमारे डीएनए के लिए घातक हो सकती है, और यही एक कारण है कि हमें ओजोन लेयर को बचाना चाहिए। जो ओजोन लेयर है वो हमारे एटमॉस्फेयर का एक ऐसा सिस्टम है जो कि नेचुरली इस अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन को रोक देता है। ये जो ओजोन लेयर हमारे ऊपर एक इनविजिबल लेयर है, ऑक्सीजन 3 की, ऑक्सीजन की मॉलिक्यूल ओजोन की, और ये जो है हमारी ज़्यादातर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को वापस भेज देता है या उसे एब्जॉर्ब कर लेता है। तो हमारे अर्थ सरफेस पर हमारे तक ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशन नहीं पहुंचती। अगर ये रेडिएशन हम तक पहुंचेगी तो हमें ये स्किन के कैंसर, तमाम तरीके के और कैंसर हो सकते हैं, वो हमारी स्किन के लिए खतरनाक हो सकता है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। इसी तरीके से दूसरा रेडिएशन जो हमारे लिए होता है वो होता है इंफ्रारेड रेडिएशन। इंफ्रारेड रेडिएशन वो होती है, ये हमें हीट, गर्मी देने वाली रेडिएशन है। हमारे
जो टेम्परेचर बढ़ाने की, अगर हम कहीं इंफ्रारेड रेडिएशन को वो करेंगे तो वो टेम्परेचर को बढ़ा देगी, गर्मी को बढ़ाएगा। इंफ्रारेड रेडिएशन हमारे ग्लोबल वार्मिंग में, जो हमारा क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसका एक बड़ा वो है कारण, इंफ्रारेड रेडिएशन, जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो क्या करती है, ये हमारा अर्थ है, ये हमारा एटमॉस्फेयर है। जब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा यहाँ बढ़ रही है, जब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जब यहाँ बढ़ जाएगी तो क्या होगा, ये जब इंफ्रारेड रेडिएशन आएगी, नॉर्मली ये इंफ्रारेड रेडिएशन आनी चाहिए और उतनी ही इंफ्रारेड रेडिएशन वापस चली जानी चाहिए, परंतु जो कार्बन डाइऑक्साइड है या अदर ग्रीन हाउस गैसेज हैं, वो ग्रीन हाउस गैसेज क्या करती हैं, वो यहाँ पर इस इंफ्रारेड रेज की जो हीट है उसको एब्जॉर्ब करने लगती हैं, ज्यादा मात्रा में रिटेन करती हैं, जिसके कारण हमारे अर्थ के अंदर का टेम्परेचर, एटमॉस्फेयर और अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, और वो बढ़ने के कारण तमाम तरीके के असर हमारे आसपास दिखाई दे रहे हैं। अब आप ये बताएं कौन कौन सी ग्रीन हाउस गैसेस के नाम आप जानते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोक्लोरोकार्बन, वाटर वेपर सर। बिल्कुल, मीथेन हमने बोल दिया ना इसमें। मीथेन इज एन इम्पोर्टेंट, और ये काफी ज्यादा पावरफुल ग्रीन हाउस गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड इज नॉट वेरी पावरफुल ग्रीन हाउस गैस। अगर मैं ये सवाल पूछूं, विच वन ऑफ देम इज मोस्ट पावरफुल ग्रीन हाउस गैस, CO2, मीथेन, वाटर वेपर के बारे में मेरे को पता नहीं है, फिर भी मैं लिख देता हूँ। ऐसे मैं चॉइस दूं आपको तो आप क्या चूज करोगे? मीथेन, मीथेन, HFC, ये सभी ज्यादा पावरफुल ग्रीन हाउस गैसेज हैं। अब सवाल ये उठता है कि अगर ये इतनी पावरफुल है तो हम इनके बारे में कंसर्न क्यों है, कार्बन डाइऑक्साइड मतलब कंसर्न कम क्यों है, कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में क्यों ज्यादा कंसर्न है? सर कार्बन डाइऑक्साइड एनवायरनमेंट में बहुत दिनों तक रिसाइड करती है। ये तो सारी रहेंगी। बेसिकली बाकी जो गैसेस होती है उनका कंपोजिशन जो रहता है वो फिक्स रहता है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड ही वेरी करते रहता है। एग्जैक्टली ये कारण नहीं है, एक्चुअली बहुत सिंपल सा कारण है। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा तुलनात्मक तरीके है, जैसे तुलनात्मक रूप से जो कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी है वो बहुत ज्यादा है। हम मीथेन गैस हम किस किस चीज से छोड़ सकते हैं? हम मीथेन गैस अपने एनवायरनमेंट में, एटमॉस्फेयर में किस तरह से रिलीज कर सकते हैं? एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर, आपने मार्शी लैंड, जानवर, मार्शी एनिमल लैंड, मैन्योर, इन सब से कर सकते हैं। पर कार्बन डाइऑक्साइड किससे करेंगे? व्हीकल, हर चीज जो व्हीकल बर्निंग कुछ ऑफ कर एमिशंस, रहे हो वो सब फैक्ट्री, कार्बन डाइऑक्साइड, एनर्जी के ज्यादातर सोर्सेज कार्बन डाइऑक्साइड। तो क्या है कि हमारे जो एटमॉस्फेयर के अंदर में कार्बन डाइऑक्साइड का जो रिलेटिव क्वांटिटी वो कहीं ज्यादा है। बेशक मीथेन पावरफुल ग्रीन हाउस गैस है, पर इसकी क्वांटिटी कहीं ज्यादा है। मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का हम कंपैरिजन करें तो हो सकता है वो 100:1 या इससे भी ज्यादा रेशियो में मौजूद हो। तो बेशक ये गैस कार्बन डाइऑक्साइड कम पावरफुल है, पर इसकी क्वांटिटी इतनी है, मात्रा इतनी ज्यादा है कि ये ज्यादा असर करती है, और इसीलिए हमारे लिए कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। वैसे सारे महत्वपूर्ण हैं, पर वो ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। अच्छा, हम अपने इसमें वापस आ जाते हैं। ये सब कहानी तुम पढ़ लेना। हम क्या क्या करेंगे चंद्रयान ले जाके वहाँ पे? नंबर 1 हमने कहा स्पेक्ट्रोस्कोपी करेंगे, मतलब केमिकल कॉम्पोजिशन। टेरेन मैपिंग करेंगे, उसका एक मैप बनाने की कोशिश करेंगे, उसके फोटो वोटो खींचेंगे। ये सारे काम हम उसके वहाँ पर जाकर उसके सरफेस पे करने वाले हैं। जो पेलोड्स
रामभा, चेस्ट, चेस्ट, प्रज्ञान, ये सब याद कर लेना भाई, कौन कौन से पेलोड जा रहे हैं, मतलब क्या क्या सामान उस चंद्रयान 3 में जाएगा। जियोटेल, जियोटेल और ये सोलर फ्लेयर, सोलर विंड, ये क्या होता है? सोलर विंड। सोलर विंड क्या होती है? सर सन से जो वो विंड उठती है उसको सोलर विंड कहते हैं। सन के कोरोना से वो गुजरती है। हमें उसके बारे में कंसर्न होना चाहिए, सोलर विंड के बारे में। यस सर। क्यों? सर वो सैटेलाइट्स को अफेक्ट करेगी। जो हमारा सन है बहुत बड़ी एनर्जी का सोर्स है। इस एनर्जी के कारण इसके अंदर बहुत से पावरफुल पार्टिकल होते हैं जिनको हम चार्ज्ड पार्टिकल्स बोलते हैं। जो चार्ज पार्टिकल होते हैं वो हमारे लिए बहुत खतरनाक है। वो हमारे को तमाम तरीके से नुकसान पहुंचा सकते हैं, सिस्टम को, हमारे शरीर को बायोलॉजिकली नुकसान पहुंचा सकते हैं। ऐसे बहुत सारे चार्ज पार्टिकल को सन हमारी तरफ भेजता है। उसका जो कोरोना है, उसका आउटर एटमॉस्फेयर जो है, वहां से एक बहुत बड़ी लपट, जिसको हम इंग्लिश में बोले ना सूर्य की लपट, जैसे गर्मी हम महसूस करते हैं, तो उसकी जो लपट है, उसकी जो फ्लेयर है, वो अर्थ क्या उससे आगे भी जाती है। अब इस विंड में होता क्या है, इसमें बहुत सारे चार्ज पार्टिकल्स हैं। ये चार्ज पार्टिकल किसी भी लिविंग बीइंग के लिए, लाइफ के लिए खतरनाक है। अगर ये चार्ज पार्टिकल रहेंगे तो वो जीवन को नहीं वहां पर टिकने देंगे। तो अर्थ पे वो चार्ज पार्टिकल क्यों नहीं आते? जैसे सर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। तो हमारे ये जो सन है, ये सन बड़ी सारे चार्ज पार्टिकल को इधर भेजता रहता है, पर हमारे जो अर्थ है इसके पास एक खासियत है जिसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। हमारे आसपास एक गुरुत्वाकर्षण का क्षेत्र है। ये गुरुत्वाकर्षण का क्षेत्र एक प्रोटेक्टिव लेयर की तरह काम करता है, और जो ये चार्ज पार्टिकल है ये इस तरीके से इससे ये करके ऐसे करके सर्कमवेंट करके ज़्यादातर पार्टिकल निकल जाते हैं। मैक्सिमम पार्टिकल इसकी वजह से प्रिवेंट हो जाते हैं। इसके अलावा जैसे ओजोन लेयर, जो एटमॉस्फेरिक गैसेस हैं, ये भी हमें प्रोटेक्ट करती है। मेनली तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है जो इनको ऑब्स्ट्रक्ट करता है, इस प्लाज्मा को, इन चार्ज पार्टिकल्स को, अन्यथा ये हमारे लिए खतरनाक हो जाएगा। और ये जो जियोटेल है, ये जो जियोटेल है, इनको डिटेक्ट किया गया, मतलब जब वो जियोटेल के थ्रू पास हो रहा है तब उसके अंडर हमने चंद्रयान में जो है ये जो उसके सॉइल पर चार्ज पार्टिकल है उनको डिटेक्ट करने के लिए का काम किया। तो हमारे लिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट शब्द हो गया कोरोना, सोलर विंड, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, इनको हम याद कर लें, इनको समझ लें ये क्या होते हैं। ये हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हम अपने इसको मैग्नेटोस्फीयर, ये जो मैग्नेटिक एनवलप, एक तरीके का प्रोटेक्टिव लेयर जो बन गया है, उसको हम मैग्नेटोस्फीयर बोलते हैं। और जियोटेल इसी के कारण इसके ऑपोजिट साइड, जैसा मैंने वो बनाने की कोशिश की थी, तो ये जो बन जाती है टेल, इसको जियोटेल बोलते हैं। ये आप थोड़ा सा गूगल करेंगे उसको बड़े अच्छे से फोटो आपको दिखाई देगा। ठीक है, मैं अभी कर नहीं रहा हूँ, शायद आप लोगों ने ज़्यादातर ने देखा भी हो वो जियोटेल क्या होता है। अब हम अगले टॉपिक पे चलते हैं। नाविक, नाविक नाम का एक हमारा ये ग्लोबल पोजीशनिंग नेविगेशन सिस्टम है, नाविक। ठीक है, भारत में इसको अप्रूव
क्या है? रीजनल नेविगेशन सिस्टम। और ये ग्लोबल स्टैंडर्ड बॉडी 3GPP, मुझे नहीं वैसे इसके बारे में पता, पर आप लोग थोड़ा सा देख लेना कि कोई 3GPP है। इसको इसने नाविक टेक्नोलॉजी को इसके प्रोटोकॉल को अप्रूव कर दिया है। तो ये हाँ, ये यहाँ लिखा हुआ है, 3rd जनरेशन पार्टनरशिप प्रोजेक्ट। ये कुछ होता है 3rd जनरेशन पार्टनरशिप प्रोजेक्ट, और ये हमारे नाविक सिस्टम को, नाविक की फुल फॉर्म रीजनल सिस्टम है नाविक, नाविक की फुल फॉर्म है नहीं, किसी को आइडिया है नाविक की फुल फॉर्म? मतलब नाविक कोई एक सर वो नेविगेशनल इंटर रिले सैटेलाइट्स था ये। क्या क्या है फुल फॉर्म? एक बार देख के बता दो। नेशनल समथिंग होगा नेविगेशन। जी सर, मैं एक बार देख लो, ठीक है, तब तक हम डिस्कशन कर लेते हैं। ये एक ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है। ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, ये क्या काम करता है? ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम कुछ बताओ भाई, एनीवन? शब्द में भी लिखा हुआ है, आप लोग यूज सर भी जिस करते हैं। तरह रशिया में ग्लोनास है और यूएसए में नहीं, वो जीपीएस। छोड़ दो, तुम मुझे अपनी समझ बताओ कि अगर मैंने बोला ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, ये क्या है और क्या तुम इसको यूज करती हो, या ये हमारे किसी काम का है, ये सरकार, भारत सरकार को इस्तेमाल सर करना? शिप वगैरह के लिए ये मतलब सिग्नल वगैरह देंगे? हाँ, सर मेरे अकॉर्डिंग हाँ, सर जैसे इंडिया मैपिंग वगैरह यूएसए यूज का करते हैं। मैपिंग के लिए यूज करते हैं। किसके लिए जो यूज हम करते हैं? लोग सर जो हम लोग जीपीएस यूज करते हैं ना, फोन में हमारे रहता है, जो यूएसए का अभी हम लोग यूज कर रहे हैं। वेरी गुड, आई थिंक ये वही होता है। बिल्कुल ये वही चाइना है। का अपना अलग है, और शायद कौन टर्की बोल रहा से है? नाम भी सर बता दिया साक्य मुझे। मांगी। अच्छा, साक्ष्य, ठीक बता रही है, बिल्कुल। देखो, ये ग्लोबल हेलो पोजिशनिंग सर। सिस्टम है। हाँ जी, सर जो हमारा नाविक है, ये हम लगभग जब कारगिल युद्ध आता तो किसके लिए यूज किया था? आधार के लिए? हेलो, तुम्हारी आवाज कट रही है राम। एनीवे, ठीक, जो जिसने भी बताया वो ठीक बता रहा है। जो हम लोग, हाँ सर अभी अभी मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है सर राम, ये लोकेशनल तरीका है, जैसे जीपीएस से हमें अपनी लोकेशन का पता चलता है। इसी तरह इंडिया का ये स्वदेशी, और इंडिया इसके साथ ये शायद 4th कंट्री बन जाएगा जिसके पास खुद का नेविगेशन सिस्टम होगा। बहुत बढ़िया, सही, ठीक है। तो जीपीएस, जीपीएस की फुल फॉर्म क्या है, ये तो सबको पता होगा। ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम हमें क्या करता है? ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम हमें एक्यूरेटली ये बता सकता है, अगर आप मेरे मोबाइल से कनेक्ट हो जाए, या मेरे जो भी मेरे पास मोबाइल है उससे अगर फॉलो करें, तो आप एग्जैक्टली कोई भी आदमी बता सकता है कि ये मेरा मोबाइल कौन सी लोकेशन है, कितने लैटिट्यूड कितने लॉन्गिट्यूड पे, मतलब एग्जैक्टली बताया जा सकता है कि अभी ये मेरा मोबाइल कहाँ पर है। इवन स्पेस में भी हाइट भी बता सकता है, ठीक है। तो जो ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम है उसका इस्तेमाल है वो कोई भी कर सकता है। हम उसे गाड़ी से जा रहे हैं तो इस्तेमाल कर सकते हैं, हमारे को सेलुलर मोबाइल फ़ोन चलाने उसके लिए इसकी ज़रूरत है, वाईफाई चलाने के लिए, कोई भी चीज़ को यूज़ करने के लिए हमें इस ग्लोबल पोजीशनिंग की ज़रूरत पड़ती है। आजकल तो वेबसाइट भी आप किसी को खोलोगे तो सबसे पहले वो यही बोलता है कि XYZ वेबसाइट इज आस्किंग फॉर टू नो योर लोकेशन, है ना। बेसिकली वो तुम्हारी लोकेशन, तुम्हारे जीपीएस को जानना चाहता है कि तुम कहाँ पर हो। तुम्हारे जीपीएस को जान के क्या करेगी वेबसाइट? फायदा क्या तो होता कुछ है इन मिसयूज सबको? होगा सर, उसको कुछ नहीं, मिसयूज होगा डाटा का, तो उसको ट्रैक कर सकते हैं। ओके, नहीं चलो वो तो ठीक है, पर ये वेबसाइट काहे के लिए मांगती रहती है?
वेबसाइट पे आपने देखा है ना, वो बार बार आपको पॉपअप करता रहता है, कुछ भी खोलते हो तो आता है। सर डाटा स्टोरेज के लिए, डाटा स्टोरेज के लिए। डाटा स्टोरेज करके क्या करेंगे? सर ये आइडिया लगाते हैं क्योंकि कि सर कहाँ ये पे इसका क्या यूज किया जा रहा है, हाँ हाँ, फिर कहाँ की पॉपुलेशन इसको ज्यादा यूज कर रही है। सेफ्टी पर्पस। कुछ नहीं है, देखो किसी सेफ्टी को तो पर्पज के आपकी साथ सेफ्टी साथ ये इस डाटा का एक्सपोर्ट होता है सर। इस डाटा का एक्सपोर्ट होके क्या वहाँ पे है जो हमें उससे रिलेटेड चीजें ही सामने आती मिलती है। इससे मतलब क्या होगा अब बताओ। हाँ, अब थोड़ा सा ट्रैक पे आए थे, ठीक है। सर डेटा पर्टिकुलर एक्सपोर्ट होगा, डेटा एक्सपोर्ट से हमें उससे रिलेटेड, जैसे कि हमने किसी कोई चीज के जैसे बुक खरीदने की कोशिश की तो हमें उससे रिलेटेड 10 बुकें और मिलेगी। तो ये डाटा क्या करते हैं, ये एक्सपोर्ट करते हैं, भेजते हैं कि इनको क्या क्या पसंद है उससे रिलेटेड। ठीक। देखो ये एक बहुत बड़ा जो डाटा है, हमारा बहुत सारा डाटा, बहुत सारी इंफॉर्मेशन, एप्लीकेशन, वेबसाइट, फोन, हर चीज मांग रही है। क्यों मांग रही है? हर चीज हमारी कैप्चर्ड हो रही है। हमें हम अभी बात भी कर रहे होंगे, कहीं कैप्चर हो, मतलब कहीं नहीं कहीं, मतलब सैकड़ों हजारों जगह पर ये कैप्चर हो रहा होगा। हम जो कुछ भी कर रहे हैं, कौन क्या कर रहा है, कितने लोग मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, क्या, ये सारी इंफॉर्मेशन समवेयर कैप्चर हो रही है। अब क्या करते हैं ये सब कैप्चर करके, जैसे आपकी लोकेशन है, देखो किसी का सेफ्टी वगैरह तो सब सेकेंडरी या कहने वाली बातें हैं। जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है वो है कॉमर्शियल। एक प्राइवेट वेबसाइट है, वो क्यों आपसे अपनी चीजें मांग रही है? कॉमर्शियल इंटरेस्ट के लिए, उसका कुछ कॉमर्शियल इंटरेस्ट है। वो क्या करेगी? आपकी इंफॉर्मेशन, आप जैसे मान लीजिए लेट्स से मैं नोएडा में बैठा हुआ हूँ, तो द वेबसाइट नोज कि ये पर्सन नोएडा में है। अब मुझे मान लीजिए उसका कोई क्लाइंट है, उसके 10,000 मतलब 1 लाख क्लाइंट है, और कोई चेन्नई में फ्लावर शॉप है, वो अपने आप को एडवर्टाइज करना चाहती है। अब चेन्नई की फ्लावर शॉप मेरे को ऐड करे, नोएडा में अपना ऐड करेगी, तो मैं क्या उससे फूल खरीदूंगा? यूएसए में बैठा कोई आदमी रेस्टोरेंट चलाता है, उसका ऐड मैं देख रहा हूँ, उससे मुझे कोई फायदा होगा? हाँ ना बोलो। नहीं होगा तब, नहीं उससे होगा तो सर, उससे कोई तभी तो फायदा वो नहीं क्या होगा। कहते हैं उसी लोकेशन का हम जहाँ मतलब लोकेशन के आसपास की जगह ही बताते हैं, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा उसका वो क्या कहते हैं प्रोडक्ट को बेच सकें। तो जैसे पहले अगर हम बात करें टीवी एडवर्टाइजमेंट की, जो टीवी में एड्स आते हैं वो क्या होते हैं? भाई टीवी में एक कोई भी ऐड आ रहा है, वो ऐड दिल्ली में भी देखा जा रहा है, वो ऐड चेन्नई में भी देखा जा रहा होगा, कलकत्ता, सब जगह देख रहे हैं। अब वो ऐड मान लो ये फ्लावर शॉप का है, चेन्नई की फ्लावर शॉप का। अब यहाँ दिल्ली से उसको कोई फ़ायदा नहीं है, कलकत्ता का कोई फ़ायदा नहीं है, उसको केवल चेन्नई के अंदर में जो जो उसके क्लाइंट्स हैं उनसे फ़ायदा है, बाकी किसी से कोई फ़ायदा नहीं है, एक्सेप्ट उसकी थोड़ी सी ब्रांड वैल्यू बढ़ जाएगी, लोग पहचानने लग जाएंगे, हम दिल्ली वाले जानने लगेंगे कि चेन्नई में कोई फ्लावर शॉप है, पर हम रोज़ तो चेन्नई जा नहीं रहे। तो इससे क्या हो रहा है? इस टीवी एड की कॉस्ट बढ़ रही है। आज के समय टारगेटेड एडवर्टाइजिंग का जमाना है। वो एड केवल उसी को दिखाया जाए जिसके काम का है। अब जैसे आपको यूपीएससी के ऐड ज्यादा दिखाई देंगे, आप जो सर्च करते हो, आपके सर्च बिहेवियर को कोई फॉलो करता है, आपकी लोकेशन को कोई फॉलो करता है, हर चीज को जो डाटा है वो फॉलो किया जा रहा है, और आपकी प्रेफरेंस के हिसाब से ही आपको ऐड दिखाए जा रहे हैं जो आपके काम के हैं, जिसे आप खरीद सकते हो। वो इकट्ठा करने का काम हमारा ये ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम कर देता है। तो ये जो टारगेटेड एडवर्टाइजिंग है ये क्यों बन पा रही है? बिकॉज ऑफ दीज एप्लीकेशंस। ठीक है, ये ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, ये नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम हर इंडिविजुअल या हर मशीन की लोकेशन को बता सकता है। तो ये है ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। उसे आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, उसे पानी में जाने के लिए, हवा में जाने के लिए, सड़क पर चलने के लिए, किसी भी चीज़ के लिए, और भी मतलब खाली ट्रांसपोर्टेशन नहीं, उसके अलावा भी बहुत से इस्तेमाल उसके हो सकते हैं।
अब जो जीपीएस है, हम सब किसका इस्तेमाल करते हैं? जीपीएस का। हम लोग कहते हैं जीपीएस ऑन करो, जीपीएस ऑन करो। इससे कोई हमें थ्रेट भी है? कोई खतरा हमें? जीपीएस का थ्रेट सबसे हाँ सर, सबसे बड़ा है कि इसका जो डाटा स्टोरेज है वो इंडिया में न होके यूएसए में है, यूएसए। जो सबसे बड़ी ये और सारा इसी जो को डाटा है वो यूएसए में है। कल को हमारा अमेरिका से युद्ध हो जाता है तो यूएसए को हर आदमी की लोकेशन, कौन सोल्जर है, कौन सोल्जर कहाँ पर है, कितने सोल्जर कहाँ इकट्ठे हैं, हर चीज, कितने लोग कहाँ पर हैं, इनका प्रधानमंत्री कहाँ घूम रहा है, इनका राष्ट्रपति कहाँ जा रहा है, इनके लोग क्या मीटिंग कर रहे हैं, हर चीज आपकी फॉलो कर सकता है। और वो आपको केवल इसी युद्ध में, मान लो से यह पता चल गया कि XYZ लोकेशन पर एक मीटिंग चल रही है जिसमें देश के सारे इंपॉर्टेंट पर्सन मौजूद हैं, सारे आर्मी चीफ और सब लोग मौजूद हैं, वो क्या करना है? एक बम लेना है और यहाँ गिरा देना, खत्म। आप वॉर में पहले दिन ही हार जाओ। तो ऐसे बहुत से नुकसान हो सकते हैं यदि हम अपनी जो टेक्नोलॉजी है उसके लिए किसी दूसरे पर निर्भर हो। परंतु ये टेक्नोलॉजी कॉस्टली भी होती है क्योंकि इसमें कई सारे सैटेलाइट इन्वॉल्व हैं। जो नेविगेशनल सैटेलाइट सिस्टम है उसमें क्या होता है, बहुत सारे सैटेलाइट हवा में घूमते हैं, 18, 20, 25, 30 ऐसे सैटेलाइट। और वो अलग अलग जो ये सैटेलाइट होते हैं जियो सिंक्रोनस ना होके पोलर होते हैं, पर ये मल्टीपल होते हैं। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था ना, पर क्या है कि कोई ना कोई सैटेलाइट अपने भारत के ऊपर कभी ना कभी रहेगा। अगर मेरे को मान लो भारत के ऊपर, अब जियो सिंक्रोनस के लिए तो बहुत पैसा लगेगा, तो मैं एक सस्ता इलाज, मेरे को सस्ता इलाज, मैंने छोटे छोटे 15 सैटेलाइट हवा में छोड़ रखे हैं, तो भारत किसी ना किसी सैटेलाइट की कवरेज में आ रहा है। ये भी एक तरीका होता है। और जो जियो ग्लोबल नेविगेशनल सैटेलाइट सिस्टम है ये इसी तरीके से काम करता है। बाहर जो सैटेलाइट सिस्टम है, एक चाइना का BDS है, यूरोप का गैलीलियो है, रशिया का ग्लोनास है और यूएसए का GPS है। हमने अपना बनाया है, जिस कारण से आपको मैंने समझाने की कोशिश की कि क्यों हमें ये इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करनी चाहिए, कैसे ये खतरनाक हो सकती है। इसके अलावा भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो ये हमारा अपना नेविगेशनल सिस्टम है। और ये चाइनीज बेडू, ये एक सिस्टम है, गैलीलियो है, जापान का QZSS है। ये अलग अलग तरीके के ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है जो दुनिया में मौजूद है आज की तारीख में। जो सबसे ज्यादा पॉपुलर है वो GPS है। GSAT-30 ये छोड़ देते हैं, पुरानी किसी खबर है, इसमें हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है। जेमिनी, फुल फॉर्म याद करेंगे बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं। जेमिनी की फुल फॉर्म है गगन एनेबल्ड मरीनर्स इंस्ट्रूमेंट। तो ये मरीनर्स के लिए, मरीनर्स कौन लोग होते हैं? जो शिप सर जो चलाते मछुआरे होते हैं नेवी वो वगैरह। हैं। हाँ, शिप में नेवी जो और जो मरीनर्स हैं, मछुआरे शिप में रहते हैं। उनकी फैसिलिटी के लिए जेमिनी बनाया गया है। जो मछली पकड़ने वाले हैं, पानी के जहाज में हैं, तो उनको ट्रैक किया जा सके डीप सी में, ठीक है, उनको गहरा, जब वो समुद्र में अंदर चले जाते हैं उनको फॉलो करने के लिए ये जेमिनी है। तो याद रख लेना इसका, गगन एनेबल्ड मरीनर्स इंस्ट्रूमेंट। ये याद जरूर रखना कि ये फिशरमैन के हेल्प के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और इसरो द्वारा बनाया गया। और सर इसमें जो ये गगन नाम है ना, ये हमारा नेविगेशन सिस्टम जो नाविक है उसी से रिलेटेड है। गगन, ये गगन नाम उसी से रिलेटेड, हाँ। जो तो इस गगनयान वजह है। से ये दोनों साथ में है। गगनयान नहीं, जो हमारा नेविगेशन सिस्टम है नाविक, हाँ, और ये उसी को एक गगन भी कहते हैं, नाविक गगन को भी गगन है। भी कहते हैं। और नहीं, हाँ, मेरे ख्याल तो से ये गगन उससे कुछ और है। जुड़ा हुआ है। आई मे थिंक बी सर गगन यही है। शायद, तुम मतलब दोनों रिलेटेड है। मैंने कहीं पढ़ा है, जो तुम बोल रहे हो ना गगन, मुझे याद आ रहा है गगन मैंने पढ़ा है, कहाँ पढ़ा है मुझे अभी ये क्लिक नहीं कर रहा, एक बार ढूंढ लेंगे। हाँ, क्योंकि ये ये दिख रहा। सर जो इंडिया के आसपास के 1500 किलोमीटर को कवरेज करेगा, तो हिंद महासागर में जो इंडियन जो भी मछुआरे और ये होंगे ना, तो उनको एग्जैक्ट लोकेशन और वहाँ की जो समुद्री कंडीशन है, वेदर कंडीशन, और इनके बारे में बताता है। बात।
आई तो थिंक ये गगन वही गगन है जो सैटेलाइट्स हैं, ये ग्रुप ऑफ सैटेलाइट है, हाँ गगन सैटेलाइट्स, ठीक है। दोनों एक नहीं है, नाभिक अलग हो जाएगा, दोनों म्यूचुअली रिलेटेड है। ये गगन सैटेलाइट के आधार पर काम कर रहा है, गगन सैटेलाइट्स के आधार पर नाभिक काम कर रहा है। हाँ सर, ये यही चीज थोड़ा मेरा ऊपर वो हो गया था। देखो रिलेटेड यही ध्यान रखना है कि क्या होता है, कई बार कई चीजें ना बहुत क्लोज होती हैं, पर जैसे तुम दो भाइयों की शक्ल एक जैसी दिखती हो, बट तुम दोनों अलग हो, यही अंतर होता है। तो हमें जब दो नाम हैं, अगर दो नाम आ रहे हैं तो उसका कोई कारण होना ही चाहिए, है ना, एक कॉमन सेंस चीज है। बात तुम्हारी बिल्कुल सही है, गगन उससे रिलेटेड है, लगभग ओवरलैपिंग है, क्योंकि गगन के बिना नाभिक नहीं चल सकता और नाभिक के केंद्र में गगन है। यस सर। अच्छा, बिल्कुल सही है। डाटा रिले सैटेलाइट सिस्टम, आईडी जो गगन है ना ओ भाई, सर, जो गगन है ना वो तो एयरपोर्ट के माध्यम से काम करेगा, एयर अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नाम से, और जो अच्छा, नाविक है ना वो पब्लिक मिलिटेंसी के लिए काम करेगा। एक काम करेंगे, इसको देख लेते हैं, देखो ठीक है, ये ऐसा है ना, सभी लोग गैस वर्क ना करके एक बार देख लेते हैं, या मुझे याद दिला देना, मैं देख लूंगा। हमेशा जब भी देखो ऐसे बहुत सारे डाउट हमें आते रहेंगे, आने भी चाहिए। जब भी डाउट आए तो हम क्या करेंगे, हम जाएंगे गूगल पर कोशिश करेंगे ऑफिशियल डाटा, ऑफिशियल फैक्ट्स ढूंढने। आप लोगों को गूगल सर्च करना आता है? होपफुली सबको आता होगा। गूगल सर्च करना वैसे एक आर्ट है। जैसे आपने मुझे यही काम दिया, मेरी स्क्रीन दिख रही है ना? यस सर, यस सर। अब देखो क्या साइट देखनी है वो भी इंपॉर्टेंट है, isro.gov.in या विकिपीडिया। हमारे को साइट ढूंढते समय भी आप कई बार कई अच्छे बड़े अखबारों में भी गलत इंफॉर्मेशन पा जाओगे, तो ये ध्यान रखना है कि हमें गलत इंफॉर्मेशन नहीं पकड़नी है, और कम से कम जो इंफॉर्मेशन पकड़नी है वो ऑफिशियल सोर्स से पकड़नी है। कोशिश करो, अगर नहीं है तब बात दूसरी है, नहीं तो ऑफिशियल, हर चीज के लिए ऑफिशियल कर, सरकार की ज्यादातर चीजें किसी ना किसी ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर। तो अगर ये हमारी वेबसाइट है, ये देखो isro.gov.in, तो मुझे ये वेबसाइट कॉन्फिडेंस देती है। हो सकता है मैं भी अपनी बना लूँ raveenkumar.abcd.in, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, उसकी ऑथेंटिसिटी उसे प्रूव करनी पड़ेगी, पर सरकार की वेबसाइट है, हमें क्लियर उस पर भरोसा होना चाहिए, ठीक है भाई इन्होंने दी है तो ये ठीक ही होगा। अब ये क्या है नाविक? नाविक इज इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। तो ये क्षेत्रीय नेविगेशन सैटेलाइट है, ये ग्लोबल नहीं है। भारत के लिए, भारत के क्षेत्र का, भारतीय क्षेत्र का अपना नेविगेशनल सैटेलाइट सिस्टम है, और इसको हम नाविक बोलते हैं। और ये हमारी जितनी भी एक्यूरेट इंफॉर्मेशन है, 1500 किलोमीटर फ्रॉम इट्स बाउंड्री, मतलब हम जहां भारत खत्म हो रहा है उसके 1500 किलोमीटर बाहर तक आप चले जाओगे, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, वहां तक की आपकी लोकेशन ठीक बता देगा। आप अगर यूएसए में हो तो नहीं बताएगा, यूएसए का जीपीएस किसी की भी लोकेशन बता देगा, पर हमारा नाविक किसी की कहीं भी वो नहीं बताएगा। तो ये एक डिफरेंस है कि इट्स नॉट अ ग्लोबल, इट्स अ navigational satellite system, regional navigational satellite system, not a global navigational satellite system। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात हमारे को यहाँ पर इसके बारे में पता चल रही है। बाकी तो सब ये सब है, क्या क्या करेगा, टेरेस्ट्रियल नेविगेशन, डिजास्टर मैनेजमेंट, व्हीकल ट्रैकिंग, इंटीग्रेशन विद मोबाइल फोन, प्रिसाइज टाइम मैपिंग एंड जियोडेटिक डेटा कैप्चर, ये सब। व्हाट इज जियोडेटिक? पढ़ लेना भाई, जो भी हो जियोडेटिक क्या चीज होती है। तो ये तो हो गया नाविक। नाविक हमारा एक रीजनल, अब ये उसमें भी दिया हुआ है। दूसरी जो वेबसाइट है जिसको मैं हमेशा रिकमेंड करता रहता हूँ वो है हमारा ये विकिपीडिया।
विकिपीडिया ने अपना एक सिस्टम बनाया हुआ है जिससे ये हमें ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन दे सकता है। तो ये हमारे नाविक के बारे में हमें बता रहा है, वही बता रहा है कि 1500 किलोमीटर तक हमें ये इंफॉर्मेशन दे सकता है। इसके अंदर टोटल 8 सैटेलाइट है और अब क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। मिलिट्री और कॉमर्शियल इसके इस्तेमाल हो सकते हैं, दोनों तरीके के इस्तेमाल नाविक के हो सकते हैं। हम जो सैटेलाइट का हिस्सेदारी है 7 से 11 करने का विचार है कि इसको बढ़ा के 11 सैटेलाइट कर दिया जाए। ये सब इसकी इंफॉर्मेशन है, ये जो रिलेटेड चीज़ें हैं नाविक से जुड़े हुए, ये सब ध्यान में रखें। तो ये हमारा नाविक हो गया। अब हम चलते हैं गगन। गगन एंड नाविक इन्हें कर भी रखा है गगन एंड नाविक। अब गगन क्या है? गगन इज जीपीएस एडेड जीपीएस एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन। ठीक है, जीपीएस एडेड मतलब जीपीएस, इसमें हम जीपीएस का इस्तेमाल कर रहे हैं जो ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम है उसकी सहायता लेकर जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन। ये हमारे जो रीजनल सैटेलाइट बेस्ड ऑगमेंटेशन सिस्टम है, मतलब हम अपने सैटेलाइट के अलावा भी इसमें हम नाविक के अलावा भी कुछ सैटेलाइट्स को यूज कर रहे हैं इस गगन प्रोजेक्ट में। यही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था कि ये दोनों देखो, ये मिलिट्री यूज के लिए यूज हो रहा है, दोनों का ओवरलैप है बट दोनों सेम नहीं है। ये इसकी कहानी है, कौन कौन से इसमें सिस्टम है, इसका नाविक से आज क्या रिलेशन है वो भी यहाँ पर लिखा हुआ है कि नाविक क्या है। यहाँ पर किसी ने सर्च किया हुआ था आजकल, ये अच्छी बात है कि क्या है गगन एंड नाविक। मैं किसी और वेबसाइट को देख ले रहा हूँ। लार्ज सर्विस वॉल्यूम सर ये मेजर डिफरेंस होगा क्या? ये जो नाविक है वो रीजनल है और ये जो गगन है वो ग्लोबल है? नहीं, ये भी हो सकता है कि पुराना है, इस पर कुछ लिखा हुआ था। ये SAC.gov वेबसाइट है। 2016 में इसमें ऑपरेशनल हुआ नाविक, जिसमें कि 7 सैटेलाइट है। अंडर सैटेलाइट नेविगेशन SAC इज वर्किंग ऑन IRNS एंड गगन सिस्टम। यहाँ तो ये लग रहा है कि दोनों इंडिपेंडेंट सिस्टम है। ये देखो, ये इस तरीके के डिफरेंट सैटेलाइट्स हैं, ये जो ऊपर वाली फोटो। अब ये सारे सैटेलाइट भारत को कवर कर रहे हैं, ये सातों कवर कर रहे हैं। जियो जॉइंटली विद एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड एयरपोर्ट मेन ऑब्जेक्टिव टू प्रोवाइड सैटेलाइट सर्विसेज विद एक्यूरेसी एंड फॉर सिविल एविएशन एप्लीकेशन and to provide better air traffic management over एयर स्पेस। तो गगन का इस्तेमाल जो है वो है हायर एक्यूरेसी, मतलब जो हमारे हवाई जहाज हैं, सिविल एविएशन के एप्लीकेशन हैं, उनको ज़्यादा एक्यूरेटली स्पेस में लोकेट करना, हवा में घूम रहे हैं उनको लोकेट करना, ये इसका गगन का मेन ऑब्जेक्ट है। नेविगेशन एंड सेफ्टी एनहांसमेंट इन रेलवेज, रोडवेज, शिप्स एंड स्पेसक्राफ्ट, जियोग्राफिक डाटा। तो दोनों में स्लाइड सा डिफरेंस है, अगर किसी को चाहिए इससे आगे तो इसको डाउनलोड करके गगन एंड नाविक का डिफरेंस आप पढ़ सकते हो। तो दोनों सेम नहीं है, गगन में हमारी ज़्यादा प्रायोरिटी उसके ऊपर है कि गगन में हम फोकस कर रहे हैं सिविल एविएशन पर, हवाई जहाज़ों पर। उसके अलावा भी बाकियों पर भी है, पर वो सिविल एविएशन के लिए ज़्यादा फोकस है। अच्छा, ये हमारा इंडिया डाटा रिले सैटेलाइट सिस्टम, इंडिया डाटा रिले सैटेलाइट सिस्टम इसे देख लेते हैं।
space to space tracking and communication of its space assets, स्पेस टू स्पेस ट्रैकिंग एंड कम्युनिकेशन, मतलब हमारे सैटेलाइट अपने आपस में सैटेलाइट टू सैटेलाइट कम्युनिकेशन और ट्रांसफर ऑफ डाटा कर सकें। ये है डाटा रिले सैटेलाइट सिस्टम, IDRSS। क्या करेगा IDRSS? डाटा ट्रांसफर करेगा ना सैटेलाइट टू सैटेलाइट। सैटेलाइट टू सैटेलाइट, बस इतना याद रख सकते हैं कि सैटेलाइट टू सैटेलाइट डाटा ट्रांसफर के लिए काम करेगा। कार्टोसैट 3 हमारा जो एक मैपिंग पर्पज से एक सैटेलाइट है। कार्टो का मतलब होता है मैपिंग, ठीक है, कार्टोग्राफी, कार्टोग्राफी इज मैपिंग। तो मैपिंग करने के लिए इस सैटेलाइट को भेजा गया था, पर अभी पुरानी खबर होगी, बहुत बड़ा सैटेलाइट था इसलिए न्यूज में था। ये देखो, ये न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, commercial arrangement with New Space India Limited, the commercial arm of ISRO। तो ये हमारी ISRO है जो कॉमर्शियल आर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की। अब अंतरिक्ष को और देख लेंगे कि अंतरिक्ष क्या करती है। दोनों अलग अलग वो है, ये डीसैट वगैरह ये पुराने साल के सैटेलाइट है तो इसलिए मैं छोड़ दे रहा हूँ। ये आ गया न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, शायद अभी आ भी जाएगा अंतरिक्ष, अगर देखता है मैं, इसीलिए ध्यान मुझे आ रहा था कि कहीं मैंने पढ़ा है। तो न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड हमारे इसरो का एक कॉमर्शियल आर्म है। कॉमर्शियल आर्म है, हमारी जितनी भी स्पेस रिलेटेड एक्टिविटी हैं उनमें को इंडस्ट्री तक ले जाना और उसमें प्राइवेट एंटरप्रेन्योरशिप को देखना। दूसरा है मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्शन ऑफ स्मॉल सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल या PSLV फॉर कॉमर्शियल पर्पस। तो ये काम हमारा करेगा न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। दूसरा इसका कॉमर्शियल आर्म है वो है एंट्रिक्स। एंट्रिक्स कॉमर्शियली मार्केट करेगा प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को एमिनेटिंग फ्रॉम इंडिया स्पेस प्रोग्राम। ठीक है, चलो अब समझ आया शायद। एंट्रिक्स क्या करेगा? एंड न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड एंड एंट्रिक्स दोनों के काम में क्या अंतर है? बताइए, हाँ या ना? मैं आगे बढ़ता हूँ, मैं बताता हूँ। अच्छा देखो, मैं ही बता देता हूँ। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड दोनों ही इसरो के कॉमर्शियल आर्म है, ये ध्यान रखिएगा, दोनों इसरो के कॉमर्शियल आर्म है। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड क्या करेगा? जितनी हमारी स्पेस रिलेटेड एक्टिविटीज है, किसी का सैटेलाइट बनाना है हम बना के दे देंगे, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड वाले बना देंगे। किसी का सैटेलाइट लॉन्च करवाना है वो भी करवा देंगे, पहुंचाना है पहुंचा देंगे। तो ये सारे काम हमारा कौन कर सकता है? मान लो आप एक बड़ी कंपनी हो, गूगल हो, माइक्रोसॉफ्ट हो, अमेजन हो, ठीक है, आप कहते हो कि जी हमारे पास बहुत पैसा है, पैसे की कोई दिक्कत नहीं है, एक सैटेलाइट आप हमारा भेज दो। कोई यूनिवर्सिटी, कॉलेज, IIT है, वो कहती है ठीक है जी हमारा एक सैटेलाइट आप स्पेस में भेज दो। तो हमारी न्यू NSIL उससे पैसे लेगी, कोई देश उससे कहता है कि हमारा एक सैटेलाइट भेज दो, भेज देगी, बनवाने को कहेगी बना भी देगी। तो ये सारा काम कौन करेगा? NSIL। दूसरी आर्म है जिसका नाम है एंट्रिक्स। एंट्रिक्स क्या करेगी? जितने भी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज हैं हमारे इंडिया स्पेस प्रोग्राम से, हमने कोई सैटेलाइट भेजा हुआ है, अब कोई एक छोटी सी कंपनी, कोई छोटा सा आदमी, हमारे जैसे गरीब लोग पहुंच गए, उन्हें जो है एक स्पेसिफिक डाटा चाहिए सैटेलाइट से, या एक दिन का डाटा चाहिए। लेट से हम कोई सर्वे करना चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि भाई उत्तर प्रदेश में कितना चावल बोया गया है, हमें किसी भी पर्पज के लिए चाहिए, हमारी छोटी सी कंपनी, हम कुछ काम कर रहे हैं, सर्वे कर रहे हैं, मुझे केवल ये पता करना है कि यूपी में राइस कितना बोया गया है। अब जो हमारी इसरो है, इसरो के तो बहुत सारे सैटेलाइट्स और ऐसी चीजें स्पेस में घूम रही है। अब वो मुझसे कहेगी ठीक है, ऐसा है कि आप हमें इतने पैसे दे देना, हम आपको ये सर्वे करा के आपको डाटा दे देंगे, आप फिर उसका जो मना है वो कर लेना। तो अभी मैंने खरीदा जो ऑलरेडी उसकी स्पेस प्रोग्राम का एक हिस्सा है, ऑलरेडी उसके सैटेलाइट घूम रहे हैं, मैंने उसकी एक सर्विस खरीद ली। उसका कोई बना बनाया प्रोडक्ट, वो कोई एक चीज है, मैप बनाती है,
हाई एक्यूरेसी मैप इसरो बनाती है। अब मुझे अपने किसी भी काम के लिए, प्रॉपर्टी के या किसी भी काम के लिए हाई एक्यूरेसी मैप की ज़रूरत है। मैं इसरो के पास जाता हूँ, कहूँगा मुझे मैप दे दीजिए, मुझे बताइए पैसे, तो वो मुझे से जो मुझसे पैसे ले लेंगे। तो ये दोनों के काम में ये थोड़ा फंडामेंटल फर्क है कि ये प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज के लिए काम करेगा, वो बेसिकली स्पेस रिलेटेड जो लॉन्चिंग व्हीकल या सैटेलाइट्स हैं उनके लिए काम करेगा NSIL। ठीक है, स्पेस रिलेटेड एक्टिविटीज इन इंडस्ट्री एंड डेवलप प्राइवेट एंटरप्रेन्योरशिप, मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्शन ऑफ स्मॉल सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल और PSLV। ये दोनों में अंतर हो जाएगा न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड और एंट्रिक्स में। इसरो का ये मिशन आदित्य L1 मिशन, आदित्य L1 मिशन संबंधित है सूरज से। आदित्य का मतलब क्या होता है? सन, सूर्य को सन कहते हैं। तो उसके कोरोना को, जिसकी हमने बात की थी ना, जो सूरज के आसपास जो लपटें निकलती रहती हैं, उनको स्टडी करने के लिए हम ये मिशन भेज रहे हैं, आदित्य L1 मिशन। बस इससे ज्यादा इसको नहीं पढ़ेंगे हम। अब देखते जाते हैं, काम की चीज मिलेगी तो देखते। शुक्रयान अगला हमारा एक मिशन है, उसका नाम है शुक्रयान। शुक्रयान क्या काम करेगा? शुक्र मनाएगा। क्या करेगा शुक्रयान? वीनस की स्टडी के लिए शायद। स्टडी ऑफ वीनस। शुक्र ग्रह मतलब वीनस। मार्स ग्रह को क्या बोलते हैं हिंदी में? मरकरी को मंगल। 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 मरकरी को क्या बोलते हो? बुध। बुध। अच्छा, ये सब याद कर लेना। बुध, और मार्स को मंगल, वीनस को शुक्र, जुपिटर को बृहस्पति, सैटर्न को शनि, और कोई बच गया? सोम। सोम को नाम से कोई सैटेलाइट नहीं है ना। तो ये जो शुक्रयान है ये वीनस को स्टडी करेगा। मंगलयान मार्स पर जाने वाला दूसरा वो होगा निसार। निसार एक इसरो के साथ और नासा के साथ हमारा ज्वाइंट प्रोजेक्ट है। इसकी फुल फॉर्म है नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार। ठीक है, ये एक प्रकार की रडार है जो दूर से आने वाले सिग्नल वगैरह को पड़ेगी। हमारे को बस इतना याद रखना है, नासा के साथ है और कुछ वो करेगी, कैप्चर करेगी। उन्नति यूनी स्पेस नैनो सैटेलाइट असेंबली एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम। उन्नति प्रोग्राम इसरो का नैनो सैटेलाइट डेवलपमेंट प्रोग्राम है। नैनो की हमने कल परसों बात की थी। नैनो इज कितना हो गया? नैनो हाउ मच इज नैनो? -9 -9। वेरी गुड। ठीक है, बहुत ही मॉलिक्यूलर लेवल पे या एटॉमिक लेवल पे जब हम साइंस को, केमिस्ट्री को ले जाते हैं, वो वाली केमिस्ट्री या वो वाली टेक्नोलॉजी कहलाती है नैनो टेक्नोलॉजी। तो ऐसे ही नैनो सैटेलाइट्स बनाए जाएं, उसके लिए कार्यक्रम है उन्नति कार्यक्रम। एक है ये यूनी स्पेस 50, यूनी स्पेस 50+50, ये यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एक्सप्लोरेशन एंड पीसफुल यूज ऑफ आउटर स्पेस। इसके 50 साल हो गए, तो इसके लिए यूनी स्पेस 50। 5 स्पेस टेक्नोलॉजी सेल बनाए हैं, STC स्पेस टेक्नोलॉजी 5 सेल ऐसे बनाए हैं इसरो। नासा, नासा के बारे में पढ़ लेते हैं। नासा के जितने प्रोजेक्ट हैं कम शब्दों में हम पढ़ लेंगे, नाम याद करेंगे नासा के प्रोजेक्ट का, इसके आगे हम कुछ नहीं करेंगे। वॉयेजर, क्या किसके लिए है ये वॉयेजर? आउटर सोलर सिस्टम, मतलब बिल्कुल सोलर सिस्टम से भी बाहर निकल के, जहां प्लूटो है प्लूटो से भी बाहर निकलकर आउटर आवर सोलर सिस्टम के बाहरी हिस्से को, बिल्कुल किनारे से बाहर जाकर उसको स्टडी करने का काम करेगा। और ये चारों के चारों हमारे जाइंट प्लैनेट जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपट्यून को नजदीक से जाकर ये करेगा वॉयेजर। इससे पहले वॉयेजर 1 था, तो अब ये वॉयेजर 2। तो क्या नाम याद किया हमने? वॉयेजर। क्या नाम याद किया हमने?
वॉइजर। मेरे साथ बोलो भाई, है ना, अपने मन में मतलब थोड़ा लाउड अपने माइक्रोफोन को ऑन किए भी बोल सकते हो, पर बोलो जरूर। बोलने से क्या होता है, एक चीज याद होती है। तो वॉयेजर किससे संबंधित है? हमारे सोलर सिस्टम को बाहर जाकर उसकी आउटर सोलर सिस्टम की वहां पर तक क्या है, और उस प्रोसेस में ये सारे जितने हमारे चारों बड़े ग्रह हैं उनको भी स्टडी करेगा। बाकी सब इसकी टेक्नोलॉजी को पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। देखो ये ध्यान रखो, उतना ही पढ़ो जितना याद रहे, ठीक है ना। ये सब पुराने वॉयेजर की बात हो गई। मीथेन ऑन मार्स सरफेस, नासा का ये था क्यूरोसिटी रोवर है, उसमें जो नासा का जो प्रोजेक्ट है, क्या नाम है मार्स के प्रोजेक्ट का? परसिवरेंस। मार्स के प्रोजेक्ट का क्या नाम था? नहीं यार, कुछ और नहीं था। परसिवरेंस। इनसाइट मिशन। कौन सा मिशन था? इनसाइट। इनसाइट, पता नहीं, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, मेरे को नाम क्यों नहीं याद आ रहा। जो भी था चल कर, मार्स का जो नासा का मिशन था उसका क्यूरोसिटी रोवर जो था, जो रोवर जो घूमने वाला था, उसने कहा कि उसने जो है मीथेन गैस की बड़ी मात्रा वहां पर मार्स पर रिकॉर्ड की है, और ये जो है सजेस्टिव हो सकता है साइन ऑफ लाइफ का, क्योंकि इसी जमाने पर वहां पर जीवन था। न्यू फ्रंटियर्स, ठीक है, ये एक न्यू होराइजन्स, ये न्यू होराइजन्स किसके लिए है? न्यू होराइजन्स प्लूटो के लिए। क्यूपर बेल्ट। हाँ, प्लूटो और क्यूपर बेल्ट दोनों के लिए, ठीक है। जूनो मिशन जुपिटर और शायद नेपट्यून भी था, जूनो, और ये ऑसिरिस, ये ऑसिरिस रेक्स मिशन बेनू के लिए, बेनू एस्टेरॉइड। बेनू एस्टेरॉइड के लिए ऑसिरिस, ठीक है। न्यू होराइजन्स प्लूटो और क्यूपियर बेल्ट। व्हाट इज क्यूपियर बेल्ट? क्यूपियर बेल्ट क्या है? तो प्लूटो के बाद का जो एटमॉस्फेयर है उसको क्यूपर बेल्ट बोलते हैं। और एक और बेल्ट है जो जुपिटर से पहले और मार्स के बाद शायद होती है, वो क्या, उसको क्या बोलते हैं? ठीक बताया आपने। और एक और बेल्ट है, दो वहाँ पे बेल्ट, फ्रैगमेंटेड फॉर्म में एस्टेरॉइड्स हैं, बहुत सारे बहुत मीटियोर्स। सारे मीटियोर्स हैं, उसको क्या बोलते हैं, उसका नाम क्या है? सर मिल्की वे। ना सर एस्टेरॉइड। एस्टेरॉइड बेल्ट, एक सेकंड रुक जाता हूँ, देख लेता हूँ। मुझे उसका नाम क्यों नहीं याद? एस्टेरॉइड बेल्ट और कुपियर बेल्ट, अच्छा एस्टेरॉइड बेल्ट ही बोलते हैं, इसका नाम नहीं याद है। तो ये दो बेल्ट हैं, ये देख रहे हैं, ये जो ये दाने दाने से जो दिखाई दे रहे हैं, ये हमारा सोलर सिस्टम है। सन, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपट्यून, ठीक है। अब ये लास्ट में बिल्कुल यहाँ जहाँ प्लूटो है, ये प्लूटो है, प्लूटो के बाद ये बड़े सारे पत्थर जैसी छोटे छोटे पत्थर घूम रहे हैं। तो ये जो पत्थर हैं, ये जो स्टोन्स हैं, स्टोन क्या है, रॉक्स हैं, जो इनको हम क्यूपियर बेल्ट बोलते हैं, जो प्लूटो के बाद है। और जो जुपिटर, ये जुपिटर हो गया और ये मार्स, इन दोनों के बीच में जो है वो है एस्ट्रॉइड बेल्ट। तो ये दो बेल्ट्स हैं जहाँ से एस्ट्रॉइड हमारे निकल कर आते हैं, हमारे, हम जिसको उल्का पिंड कहते हैं। उल्का पिंड क्या होता है? मीटियोर। एस्ट्रॉइड, मीटियोर। अब ये बताओ, एक सेकेंड, मीटियोर और मीटियोइड में क्या फर्क होता है? मीटियोर और मीटियोराइट। सर मीटियोराइट, मीटियोर वो होता है जो मतलब इन्वायरमेंट, अर्थ के इन्वायरमेंट में जो घुसता है अंदर, और मीटरॉइट वो होता है जो आके जमीन पे टकरा के छोटे छोटे फॉर्म में बट जाता है। ओके। नहीं तो वो भी तो घुसता है, मीटियोर भी घुसता है, मीटियोराइट भी घुसता है। सर मीटियोर जब पूरा जल नहीं पाता है और जब वो अर्थ की सरफेस पे आ जाए तब वो मीटियोराइट हो जाता जब वो जो जल नहीं पाता वो मीटियोराइट होता है।
पक्का? जी सर। ठीक बोल रहे हो तुम, मान जी सर। लेता हूं। ठीक है, तो जो उल्का पिंड होते हैं, उल्का पिंड सबको समझ आते होंगे, जो एस्ट्रॉइड, ऐसी रॉक्स जो होती हैं, ये जो रॉक्स बड़ी बड़ी घूम रही है हमारे सोलर सिस्टम में, कभी कभी क्या होता है ये अर्थ में आ जाती है, अर्थ की तरफ चली आती है, और जब अर्थ की तरफ चल के आती हैं तो हमें क्या दिखाई देता है आसमान में? जब ये अर्थ के एटमॉस्फेयर में घुसती हैं तो हमें क्या दिखाई देता है? सर कॉमेट। हाँ, कॉमेट, कॉमेट अलग चीज हो जाती है। ये हमारे को, अगर हमने देखा होगा शूटिंग स्टार, टूटा तारा, टूटा तारा, ठीक है, पुच्छल टूटा तारा। तारा देखा ना, पुच्छल तारा अलग चीज होती है, उसे कंफ्यूज मत करो। टूटा तारा, टूटा तारा देखा है कभी? यस रात में सर, छत पर सोए होगे Yes, sir. तो एक कभी कोई लकीर सी, आग की जैसी लकीर दिखाई देती है, ऐसा लगता है जैसे हवाई जहाज भी बहुत तेजी से चला गया। तो वो जो लकीर जो दिखाई देती है, और उसका कुछ कुछ वो भी है कि उसके आगे कुछ मांग लेंगे तो कुछ पूरा हो जाता है, ऐसा कुछ होता है ना, उससे विश मांगने का भी कुछ सिस्टम होता है ना, जी सर। है ना, विश का सिस्टम भी होता है कि उसके विश कुछ मांगेंगे तो वो पूरी हो जाएगी। तो अगर कोई छोटा सा रॉक हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में जब घुसता है तो उसे अर्थ के एटमॉस्फेयर, क्योंकि यहाँ तो जब वो बाहर होता है तो स्पेस है जहाँ उसे कोई रेजिस्टेंस फेस नहीं करना पड़ता, पर जब वो अर्थ के अंदर घुसता है तो उसे एटमॉस्फेयर की जो गैसेज हैं उनके साथ टकराना पड़ता है, और जब वो इतनी तेजी से आ रहा होता है, रॉकेट की स्पीड से आ रहा होता है, और वो गैसेस के साथ टकराता है तो वो जलने लगता है, और वो जो जलता है, बर्न करने लगता है, वो फ्रेगमेंट होने लगता है, वो जो होता है वही इवेंट हमें दिखाई देता है तारा टूटने का। जो तारा टूटता है वो इवेंट जो दिखता है उसको हम बोलते हैं कि देखो तारा टूट रहा है, तो वो कॉमेट जलता है, वो उल्का पिंड जो मीटियोर है वो जलता है। अब ये जो घुसा हुआ उल्का पिंड है, इसके दो फेट हो सकते हैं। जब ये हमारे अर्थ के उसमें घुसा तो दो इसके वो हो सकते हैं, एक कि ये अर्थ तक, जमीन तक पहुंचने से पहले पूरा मिट जाए, खत्म हो जाए, और दूसरा हो सकता है कि ये जमीन तक पहुंच जाए। यहाँ से चला, इतना बड़ा पत्थर था, पहुंचते पहुंचते छोटा रह गया पर पहुंच गया, तो जो पहुंच जाता है वो कहलाता है मीटियोइड, जैसा सूरज ने बताया। और मीटियोर वो होता है, मैं हमेशा ये भूल जाता हूँ इसलिए मैं सूरज की सहायता ले रहा हूँ, क्योंकि मैं भूल जाता हूँ कि कौन सा जलने वाला होता है और कौन सा जला हुआ होता है। तो मीटियोइड वो है जो जमीन तक पहुंच जाता है, और ये वो है जो हवा में जल जाता है, जो जमीन पर नहीं पहुंचता है। तो ये दोनों तरीके के एस्ट्रॉइड हमारे यहाँ से आते हैं। कॉमेट एक बिल्कुल डिफरेंट चीज होती है। कॉमेट ऐसा वो होता है जो सन के आसपास चक्कर लगाता है, सन है उसके आसपास दूर से आता है, आउटर सोलर सिस्टम से आता है, फिर वापस जाता है, जैसे हमारा हेलिस फेमस कॉमेट। हेलिस कॉमेट है, तो वो होता है कॉमेट। कॉमेट भी हमें इसी तरह से दिखता है, पर कॉमेट लंबे समय तक आकाश में रहता है, जबकि ये पुच्छल तारा कुछ सेकंड में ही खत्म, मुझे जो शूटिंग स्टार होते हैं कुछ सेकंड में खत्म हो जाते हैं। जो कॉमेट होगा वो आपको 2-3 दिन तक आकाश में दिखाई देगा। ठीक है, तो न्यू हॉराइजन्स प्लूटो और क्यूपर बेल्ट के लिए नासा का मिशन है, जूनो जुपिटर के लिए है, एस्ट्रॉइड बीनू के लिए ऑसिरिस मिशन है। लूनर, एक मून के लिए इनका प्रोग्राम है, आर्टेमिस लूनर, ठीक है, आर्टेमिस लूनर। और ये मून पर विमेन एस्ट्रोनॉट को भेजने का इनका प्रोग्राम है कि किसी महिला को वहां भेजा जाएगा, जब भेजेंगे पता चल जाएगा। और स्नो एक्स ये सब छोड़ देते हैं। स्पिट्जर स्पेस टेलीस्कोप, ये स्पेस में बॉर्न ऑब्जर्वेटरी है, और नासा का सबसे बड़ा इस तरीके का ये प्रोग्राम है, स्पिट्जर स्पेस टेक्नोलॉजी। अच्छा, जो हमारी हबल टेलीस्कोप है इसका टाइम पूरा हो गया है ना, इसकी जगह कोई नई टेलीस्कोप भेजा जा रहा है स्पेस में? नो सर, ये फिर से वर्क में आ चुका है हबल।
हबल फिर से वर्क में आ चुका है। और मुझे ऐसा ध्यान आ रहा था कि कोई दूसरा भेजा जाना प्रपोज था कि वो खत्म होने वाली है उसकी लाइफ, समथिंग लाइक दैट। ओके, एनीवे वो आप लोग वेरीफाई कर लेना। बोलो जी। हेलो हेलो सर, आवाज आ रही है? हाँ मुझे आ रही है। हाँ सर, वो जेम्स वेब टेलीस्कोप था। क्या नाम है उसका? जेम्स वेब। ये जेम्स वेब, हाँ जेम्स वेब। ये नया टेलीस्कोप हबल स्पेस को उसको रिप्लेस करने के लिए भेजा जा रहा है ना? ये सर, ये हबल को रिप्लेस करने जा रहे थे, लेकिन हबल भी रहेगा और हबल भी काम करेगा। हबल भी काम करेगा, जेम्स वेब ये एक नया स्पेस टेलीस्कोप है। हबल टेलीस्कोप नासा का स्पेस टेलीस्कोप है जो स्पेस में इसने लॉन्च किया है ताकि वहाँ से स्पेस से वो जो भी उसको ऑब्जर्वेशन करनी है वो कर सके, क्योंकि हबल का टाइम पूरा हो रहा है, उसकी लाइफ पूरी हो रही है, तो उसको ऑल्टरनेट करने के लिए जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप नासा के द्वारा भेजा जाना प्रस्तावित था। बाकी ये सब छोटे छोटे प्रोग्राम हैं, ट्राइडेंट, वेरिस, ये सब आप लोग ये देख लेना एक बार, ठीक है। चलो तो आज के लिए यहीं करते हैं क्लास को खत्म। कल इसी के आगे जो है अगला टॉपिक हम करने वाले हैं अदर स्पेस मिशन। ये नहीं करेंगे, मैं ये डॉक्यूमेंट आपको शेयर कर दूंगा, आप इसको खुद पढ़ लेना। स्पेस वाला पोर्शन अब नहीं पढ़ेंगे, हाँ ये पढ़ लेंगे, स्पेस एक्स को पढ़ लेंगे, ठीक है, दोनों का, अमेजन का और उसका वर्जिन एयरलाइंस वाले दोनों का, उनका हम स्पेस बेस जो जो उन्होंने काम किए हैं उनको एक बार स्टडी कर लेंगे, ठीक है। तो ये मैं डॉक्यूमेंट शेयर करूंगा, आप यहाँ से पढ़ लेना, हमारा फोकस यहाँ से आगे रहेगा। अच्छा ये सब है, ठीक है, चलो ओके बाय। बाय सर, गुड नाइट। थैंक यू सर, गुड नाइट। गुड नाइट सर। थैंक यू सर। थैंक यू। गुड नाइट सर, थैंक यू।